हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज के अंदर। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और स्टडी मास्टर ग्रुप के अदर्स चैनल के आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसके अंदर हम जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम और उससे रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जरूरत क्यों पड़ी, हमें राष्ट्रीय आय की जो है निकालने की जरूरत क्यों है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी अवधारणा को स्पष्ट होना आवश्यक है। जब हमें पता चलेगा कि किसी देश की नेशनल इनकम मान लीजिए 100 करोड़ है, एक देश की इनकम यहाँ पर 100 करोड़ है, दूसरे देश की इनकम 10 करोड़ है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है इस इकोनॉमी से, या ये देश ज्यादा परिपूर्ण है इस देश के मुकाबले, तो इसलिए हमें पता रहता है। दूसरी तरफ मान लीजिए यहाँ पर, जहाँ पर 10 करोड़ है, यहाँ पर लोग कम है, यहाँ पर लोग ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। एक परिवार है जहाँ पर उनकी इनकम है 100 रुपए, दूसरा परिवार है वहां पर इनकम है 50 रुपए। देखने में क्या लग रहा है आपको कि इनकी इनकम ज्यादा है, इनकी इनकम 100 है। यहाँ पर परिवार के मेंबर है 10, यहाँ पर मेंबर है 2, तो इनकी पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कितनी है, 25 रुपए, और इनकी कितनी है, 10 रुपए। तो मतलब ये ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इनके मुकाबले। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय आय के बारे में, इन चीजों का पता लगाने के लिए करते हैं, हम पता करते हैं। पूरे लेक्चर में देखिए, आपको सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, वीडियो को बैक कीजिए, रिवाइंड करके देखिए कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भारी पैमाने पर निवेश किया जाता है। यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया और यूएसए की। आपने देखा होगा यहाँ पर इंडिया के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई इंश्योरेंस सेक्टर स्ट्रांग नहीं है भारत का, लेकिन यूएसए का इंश्योरेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। वहां पर कोई भी काम कर लो, वहां पर इंश्योरेंस सबसे पहले कर दिया जाता है, और इंश्योरेंस कंपनियां सबसे पहले वहां पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। भारत में इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस तो करती हैं, लेकिन इंश्योरेंस के टाइम पे वो क्या कर देती हैं, बहाने बनाने लगती हैं कि ये तो सही नहीं है, ये गलत है, फाइल में कमियां हैं, फाइल के एक्स्ट्रा चार्जेस दो। तो बहुत सारी कमियां हैं भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में। दूसरी तरफ अगर बात करें एजुकेशन की, तो हमारे यहाँ पे बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन पर, हेल्थ फैसिलिटीज पर। और यूएसए के अंदर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पर पैसा ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। तो यही एग्जाम्पल है, यहाँ पर 100 रुपए, यहाँ पर 50 रुपए, यहाँ पर एक आदमी के पास सिर्फ 10 रुपए है। एक आदमी के पास 10 रुपए है, वो अपना खाना भी इसी से करेगा, एजुकेशन भी इसी से लेगा, और यहाँ पर जो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज भी इसी से करेगा। दूसरे आदमी के पास है 50 रुपए, वो इसमें खाना भी खाएगा, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी भी लेगा। तो इसका स्टैंडर्ड हाई रहेगा इसके मुकाबले। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी देश की आय का पता लगाने के लिए अर्थशास्त्र में 4 दृष्टिकोण है। कौन से? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की गणना करता है, आधार वर्ष क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कोई भी एक क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी एक बाउंड्री है या फिर एक देश है, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर जो भी सेवाएं दी जा रही है, उनका टोटल मौद्रिक वैल्यू, उनकी पैसे में वैल्यू जितनी है, उसको बोलते हैं उस देश की जीडीपी। चलिए देख लीजिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। आप ये हमेशा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। भारत के लिए जीडीपी का वर्ष क्या है? एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कई बार कंफ्यूज कहा करते हैं 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, ये कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में जाके। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भूल जाइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता।
अगर आपसे कोई पूछे कि जीडीपी से देश के अंदर की जो सेवाएं हैं या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी का पता चल सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिए कि जीडीपी बताती है इसके बारे में, क्वालिटीज के बारे में तो नहीं बताती है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किसके आधार पर करता है? तो वो किसके आधार पर करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद के तहत करता है। याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व वर्ल्ड बैंक। चलिए, दो क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। आईएमएफ की स्थापना कब की गई और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन एसएससी में, इसके अलावा रेलवे में या फिर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? यहाँ पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी लिख देगा और उसके बाद बोलेगा मैच द फॉलोइंग, कि तीनों के जो है वर्ष से मिलान करो। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो किसी दूसरे ने कमेंट किया होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है एनडीपी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, एनडीपी के अंदर क्या है? अब मान लीजिए जीडीपी यहाँ पर अपने देश के अंदर जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन की गई, प्रोडक्शन में कुछ मशीन्स का यूज किया गया। अब मशीन्स की कुछ घिसाई होगी, कुछ टूट फूट होगी, तो वो टूट फूट को निकालकर, घिसावट को निकालकर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए देखिए, यहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्य कटौती मतलब घिसावट या फिर ह्रास बोलते हैं। तो घिसावट को निकालकर बचाए उसको क्या बोलते हैं? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। वास्तव में जिन संसाधनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है। इसका मतलब उसके सामान के टूटने फूटने से है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एक मशीन है, जो आपने नई मशीन ली थी उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। आपने उसको 2 साल यूज किया, 2 साल यूज करने के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 5 लाख रुपए। तो ये जो यहाँ पर 5 लाख है, ये क्या हो गया? ये यहाँ पर जो है घिसाई हो गई, घिसावट हो गई, टूट फूट हो गई। तो इसलिए ये जो टूट फूट निकालने के बाद बचता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें जो है मूल्य कटौती दर कौन डिसाइड करता है? सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। ये तो है जनरल टर्म में। अगर बात करें कि भारत के टर्म में ये जो है मूल्य कटौती दर निर्धारित कौन करता है? क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंदर मूल्य कटौती दर कौन डिसाइड करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डिसाइड करता है कि जो है मूल्य कटौती दर कितनी होनी चाहिए। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला याद रखिए, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट। किसी के माइंड में आ रहा है सर ये कलरफुल क्यों बना रखा है इतना? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा पेस्ट हो जाए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें कि एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस घिसावट, कुछ हाईलाइट करके बता रखा है ताकि आपके माइंड में ये रहे, स्टोर रहे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जीडीपी, एनडीपी। अब हम पढ़ते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी के अंदर जितने भी यहाँ पर जो है विदेशों से पैसे आ रहे हैं, जीडीपी तो एक क्षेत्र के बारे में हो गया, या फिर एक देश ले लीजिए, एक देश या क्षेत्र के बारे में, ये तो हो गई जीडीपी। अब इस देश के लोग बाहर भी कमाई करने के लिए गए हुए हैं या फिर बाहर से लोग यहाँ पर भी कमाई करने के लिए आए हुए हैं, तो जो बाहर से कमाई यहाँ पर आ रही है उसको इसके अंदर जोड़ेंगे और जो यहाँ से कमाई करके बाहर भेज रहे हैं उसको घटाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, मान लीजिए ये हमारा भारत है। भारत के लोग कहाँ पर गए हुए हैं? यूएस से गए हुए हैं, तो यूएसए से वो पैसा कमाकर भारत में भेजेंगे। वो रशिया गए हुए हैं, रशिया से पैसा कमाकर कहाँ भेजेंगे? भारत के अंदर भेजेंगे। यहाँ पर नेपाल से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, ये पैसा कमाकर भारत से बाहर लेके जाएंगे। तो जो बाहर जा रहा है वो माइनस होगा और जो अंदर आ रहा है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसी को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर या घटाकर हासिल होता है।
इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया। तो देश की सीमा से जो बाहर गतिविधियां हो रही हैं उसको यहाँ पर शामिल किसके अंदर करते हैं? जीएनपी के अंदर, जीडीपी के अंदर कवर नहीं करते। याद रखेंगे, जीडीपी में कवर नहीं करते। देश से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियां कहाँ पर शामिल होती हैं? जीएनपी के अंदर। देखिए, विदेशों से होने वाली आय के कौन कौन से स्रोत हैं? निजी प्रेक्षण, जो यहाँ पर जो है प्राइवेट रेमिटेंस, कोई पर्सनल बंदा बाहर जाकर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है। विदेशी कर्ज पर ब्याज, कुछ विदेशों से हमने कर्ज लिया, उस पर हमें जो ब्याज दे रहे हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। विदेशी अनुदान, कुछ हमें मिला है यहाँ पर, तो जो हम दे रहे हैं वो माइनस होगा, जो हमें मिला है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये तीनों चीजें हैं। तो विदेशों से होने वाली आय में कौन कौन सी चीजें हैं? निजी प्रेक्षण, विदेशी कर्ज पर ब्याज और विदेशी अनुदान। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा जीएनपी। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी। तो यहाँ पर ये जीडीपी अभी जीएनपी ही चल रहा है हमारा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में फॉर्मूला देख लीजिए। जीएनपी इज इक्वल टू जीडी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स और एम क्या है? तो एक्स है देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ये एक्स है। अब यहाँ पर देश के निवासी हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्स यहाँ पर हमने प्लस का ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एम, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, ये यहाँ से माइनस हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, अगर x इज इक्वल टू एम हो जाए तो क्या होगा? तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी कब होता है? एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी कब होता है? तो एक बंद अर्थव्यवस्था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिए। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी कब होता है? जब बंद अर्थव्यवस्था होती है और x इज इक्वल टू एम हो जाए, या फिर जितना पैसा भारत में बाहर से लोगों ने कमाकर भेजा है उतना ही यहाँ से लोग कमाकर ले गए, तब जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम एनएनपी। ये मैं बार बार यहाँ पर इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा याद रखिए। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये टोटल एक क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर मौद्रिक वैल्यू जो भी हमने प्रोड्यूस किया था, उसमें से घिसावट ये हो गई। यहाँ पर जीएनपी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और यहाँ पर जो है इसके अंदर फिर जीएनपी माइनस घिसावट। याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। एनएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस घिसावट, जो भी यहाँ पर टूट फूट हुई है प्रोडक्शन के दौरान। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्य कटौती, यही बोलते हैं घिसावट, को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद याद रखेंगे, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट। कहीं पर भी आप ये नोट डाउन कर लीजिए चीजें। इसका एक और फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशियों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। यहाँ पर विदेशों से होने वाली आय के अंदर x और m दोनों चीजें शामिल हैं। x यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा और m यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये है इस तरह से विदेशों से होने वाली आय। याद रखेंगे, विदेशों से होने वाली आय के अंदर दोनों चीजें यहाँ पर कवर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारा जीडीपी, जीएनपी तो कवर हो गया है। राष्ट्रीय आय का लेखा कौन करता है और इसका आधार वर्ष क्या है, विधि क्या है? तो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के बारे में राष्ट्रीय लेखा का लेखा जोखा रखता है। गठन कब किया गया था सीएसओ का? 2 मई 1951, 2 मई 1951 को इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? नई दिल्ली के अंदर है, याद रखेंगे। और इसके रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको करंट अफेयर के लेक्चर्स के अंदर देता रहता हूँ। करंट अफेयर के लेक्चर्स जरूर देखा कीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई जाती हैं। सीएसओ का आधार वर्ष क्या है? 2017 और 18। ये क्वेश्चन यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस तरह से निकलती है? पर कैपिटा इनकम देखिए, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जो भी राष्ट्रीय आय है हम पहले पता कर चुके हैं, डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम
बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा। एसएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखेंगे। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाली यूटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली। तो ये तो आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो, लेकिन ये थोड़े से प्रेडिक्ट करने मुश्किल है। अगर पढ़े होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है। पहली बार जो नेशनल इनकम किसके द्वारा की गई थी, इसकी नेशनल इनकम की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कितनी थी, 20 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर उन्होंने की थी इनकम। उनके हिसाब से यहाँ पर जो है 20 रुपए प्रति वर्ष आई थी। और कब की गई थी, ये 1867-68 के आसपास की गई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बताइए। बहुत बार पूछा गया है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताने को या मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, ये जो गणना के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, उसी बुक के अंदर लिखा गया है। ये बुक एग्जाम में बार बार पूछी गई है। तो बुक का नाम बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कौन सी बुक थी जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। सबसे पहले गणना किसने की थी नेशनल इनकम की, दादा भाई नौरोजी ने। बुक का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैज्ञानिक आधार पर नेशनल इनकम कब की जो है, कब की गई थी, 1931-32 में वैज्ञानिक आधार पर, साइंटिफिक। और उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, तो 1949 के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट, मैंने जो आपको योजना आयोग के बारे में पढ़ाया था, योजना आयोग जिन्होंने नहीं देखा, योजना आयोग के बारे में लेक्चर देख लीजिए। 5 ईयर प्लान हम पढ़ चुके हैं। 5 ईयर प्लान किस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जिन्होंने नहीं अभी तक लेक्चर देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर देख लीजिए। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना कमेंट जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, टेस्ट हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और स्टडी मास्टर ग्रुप के 2 चैनल हैं अभी, स्टडी मास्टर और टॉपिक वाइज स्टडी। तो आप जाकर एक बार चेक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।